ट्रिपल ए ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विथ मानु तापा। आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो हर एक रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर की आंखें पूरी तरह से खोल देगा। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर हम चार्ट्स और डेटा के शोर में कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। एग्जैक्टली। मार्केट के इस सफर में जहां हर दिन नंबर्स का खेल चलता है, वहां एक चीज है जो इन सबसे ज्यादा हावी रहती है, और वो है हमारा अपना दिमाग। सही कहा। हम अक्सर सोचते हैं कि शेयर बाजार सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर पी रेशियो पर चलता है। हाँ, मतलब हमें लगता है कि हम बहुत लॉजिकल फैसले ले रहे हैं। लेकिन आज की हमारी ये चर्चा रॉबर्ट सियाल्डिनी की जो बहुत ही मशहूर किताब है ना, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन, हम उसके पहले 4 अध्यायों में गहराई से उतरेंगे। और इस चर्चा का मकसद बहुत साफ है। हम ये डिकोड करेंगे कि इंसानी दिमाग असल में काम कैसे करता है, और शेयर बाजार से बेहतर इस मनोविज्ञान को समझने की कोई और जगह हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। आज हम ये समझेंगे कि कैसे बड़े मार्केट ऑपरेटर्स और न्यूज़ चैनल्स या फिर आज के इस डिजिटल दौर के इन्फ्लुएंसर्स इन्हीं मनोवैज्ञानिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें सियाल्डी ने अपनी किताब में वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। हम देखेंगे कि कैसे इन हथियारों से रिटेल ट्रेडर्स को मैनिपुलेट किया जाता है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। ये चर्चा इस बारे में है कि कैसे हर एक इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को लाखों और करोड़ों के नुकसान से बचा सकता है। हाँ, मतलब ये उन अदृश्य जालों को पहचानने के बारे में है जिनमें हम सब कभी ना कभी अनजाने में फंस ही जाते हैं। तो चलिए सीधा पहले हथियार पर आते हैं। किताब के पहले हिस्से में ही सियाल्डिनी ने एक बहुत ही दिलचस्प मैकेनिज्म का जिक्र किया है, जिसे वो कहते हैं क्लिकवेयर। ये क्लिकवेयर मैकेनिज्म सच में बहुत पावरफुल है ना? किताब में उन्होंने एक मदर टर्की यानी एक टर्की पक्षी और पोल कैट का जो उदाहरण दिया है, वो सच में हैरान कर देने वाला है। वो प्रयोग मनोविज्ञान की दुनिया में बहुत मशहूर है। मैं बताती हूँ कि वो कितना अजीब है। हाँ, प्लीज बताइए। देखो, एक टर्की बहुत ही रक्षक माँ होती है। वो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक दे सकती है, लेकिन उसकी ये पूरी की पूरी ममता सिर्फ एक खास चीज से ट्रिगर होती है, और वो है उसके बच्चों की वो चीप चीप वाली आवाज। एग्जैक्टली। अगर बच्चा वो चीप चीप की आवाज निकालेगा तो माँ उसका ध्यान रखेगी। अगर नहीं निकालेगा तो वो उसे इग्नोर कर देगी या कभी-कभी मार भी देती है। ये तो बहुत ही मैकेनिकल लग रहा है। यही तो बात है। और दूसरी तरफ पोल कैट जो होता है, वो टर्की का सबसे बड़ा प्राकृतिक दुश्मन है। उसे देखते ही टर्की उस पर जानलेवा हमला कर देती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक असली पोल कैट नहीं लिया, उन्होंने एक नकली स्टफ्ड पोल कैट लिया और उसके अंदर एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर डाल दिया। हाँ, जिसमें से वही चीप चीप की आवाज आती थी। बिल्कुल। और जब उन्होंने इस नकली दुश्मन को टर्की के सामने रखा, तो जो नतीजा आया वो हमारी सामान्य समझ से बिल्कुल बाहर था। टर्की ने न सिर्फ उस दुश्मन पर हमला करना छोड़ दिया, बल्कि उसे अपने पंखों के नीचे छुपा लिया, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। और मजे की बात देखिए कि जैसे ही वैज्ञानिकों ने वो आवाज बंद की, टर्की ने तुरंत उस पोल कैट पर फिर से हमला कर दिया। ये एकदम किसी मशीन के स्विच को ऑन ऑफ करने जैसा था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि टर्की का दिमाग एक ऑटोमेटिक टेप की तरह काम कर रहा है। मतलब जैसे ही वो चीप चीप की आवाज सुनती है, क्लिक, टेप चालू हो जाता है और विर्र उसका मातृभाव वाला व्यवहार अपने आप प्ले होने लगता है। लेकिन हम तो इंसान हैं, हम टर्की पक्षी तो नहीं है। हम इंसान जरूर है, लेकिन सियाल्डिनी समझाते हैं कि इंसानों के पास भी बिल्कुल ऐसे ही प्री प्रोग्राम टेप होते हैं। हाँ, क्योंकि हम एक बहुत ही जटिल और तेज रफ्तार वाली दुनिया में रहते हैं। हमारे पास हर एक चीज का बारीकी से विश्लेषण करने का ना तो समय होता है और ना ही मानसिक ऊर्जा। एग्जैक्टली। इसलिए हमारा दिमाग खुद को बचाने के लिए कुछ इवोल्यूशनरी शॉर्टकट्स का सहारा लेता है। और यही शॉर्टकट्स कई बार हमें भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसका एक बहुत ही आम जीवन का उदाहरण किताब में एरिज़ोना के एक टर्क्वाइज ज्वेलरी स्टोर का है। वो टूरिस्ट सीजन वाला किस्सा ना? हाँ, तो स्टोर की मालकिन अपनी कुछ टर्क्वाइज ज्वेलरी बेच नहीं पा रही थी। टूरिस्ट सीजन एकदम पीक पर था और दुकान में ग्राहकों की भारी भीड़ थी, लेकिन वो खास ज्वेलरी कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो उसने हार मानकर एक शॉर्टकट अपनाया। बिल्कुल। एक बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले उसने अपनी सेल्समैनों के लिए एक पर्ची छोड़ी जिस पर लिखा था कि इस डिस्प्ले केस की हर चीज की कीमत आधी कर दो, ताकि कम से कम स्टॉक क्लियर हो जाए। लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई पर्ची पढ़ने में। हाँ, सेल्स वुमन ने जल्दबाजी में उस आधी कीमत वाले साइन को डबल समझ लिया। उसने आधी कीमत करने के बजाय सारी ज्वेलरी की कीमत दोगुनी कर दी। और जब मालकिन वापस आई तो उसे क्या लगा होगा कि कुछ भी नहीं बिका। वो तो यही सोचेगी ना। लेकिन वो ये देखकर दंग रह गई कि सारी ज्वेलरी उस दोगुनी कीमत पर बिक चुकी थी।
अब सोचिए, जो चीज कम कीमत पर नहीं बिक रही थी वो महंगी होने पर हाथों हाथ बिक गई। ये हमारे इंसानी दिमाग के उसी क्लिकवेयर शॉर्टकट का एक क्लासिक नतीजा है। मतलब टूरिस्ट ने क्या सोचा होगा? उन टूरिस्ट को टर्कवाइज पत्थरों की असली कीमत या उनकी क्वालिटी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वे अनिश्चित थे। इसलिए उनके दिमाग ने एक बहुत पुरानी शॉर्टकट का सहारा लिया जो कहता है कि महंगा बराबर अच्छा। एक्सपेंसिव मीन्स गुड। एग्जैक्टली। जब कीमत अचानक दोगुनी हो गई तो उनके दिमाग का वो टेप प्ले हुआ कि भाई अगर इसकी कीमत इतनी ज्यादा है तो यकीनन ये प्रीमियम क्वालिटी की ज्वेलरी होगी। इसी क्लिकवेयर मैकेनिज्म के अंदर सियाल्डीनी ने कॉन्ट्रास्ट सिद्धांत का भी बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है, जिसे हम हिंदी में विषमता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। कपड़ों के स्टोर वाला उदाहरण इसका सबसे बेहतरीन रूप है। हाँ, अगर कोई कस्टमर एक बहुत महंगा 3 पीस सूट और एक स्वेटर खरीदने स्टोर में आता है तो एक चतुर सेल्समैन उसे सबसे पहले क्या दिखाएगा? आम लॉजिक तो यही कहता है कि अगर कस्टमर ने सूट पर 50,000 रुपए खर्च कर दिए हैं तो वो स्वेटर पर और पैसे नहीं खर्च करना चाहेगा। बिल्कुल, तो सेल्समैन को पहले स्वेटर बेचना चाहिए, लेकिन वो इसके ठीक उलट करते हैं। वो सबसे पहले सबसे महंगा आइटम यानी वो 50,000 का सूट बेचते हैं। हाँ, और एक बार जब कस्टमर वो सूट खरीद लेता है तो उसके बाद 5,000 रुपए के स्वेटर की कीमत उसे बहुत छोटी लगने लगती है। वो 5,000 उस 50,000 के कंट्रास्ट में बिल्कुल न के बराबर लगते हैं। जबकि अगर वो सिर्फ स्वेटर लेने आता तो शायद 5,000 उसे बहुत महंगे लगते। एग्जैक्टली। अब अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यानी महंगा बराबर अच्छा और कॉन्ट्रास्ट सिद्धांत को शेयर बाजार और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हाँ, मतलब जब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, स्क्रीन पे लाल और हरे रंग तेजी से चमक रहे होते हैं, तब एक रिटेल ट्रेडर के दिमाग के पास हर डेटा पॉइंट पढ़ने का समय कहाँ होता है? नहीं होता। और ऐसे में दिमाग इन्हीं क्लिक विर शॉर्टकट्स का सहारा लेता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, शेयर बाजार जैसे तेज माहौल में जहां सेकंड्स में प्राइस बदलता है, वहां अगर हम शॉर्टकट नहीं लेंगे तो हम तो ट्रेड ही मिस कर देंगे। ये एक बहुत जायज चिंता है। तो क्या शॉर्टकट्स लेना पूरी तरह से गलत है? शॉर्टकट्स लेना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जो स्मार्ट मनी है, जो ऑपरेटर्स हैं, वो जानते हैं कि आपका दिमाग ये शॉर्टकट्स लेगा और वो इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो कैसे? उदाहरण के लिए जब कोई पेनी स्टॉक लगातार अपर सर्किट लगा रहा होता है, उसकी कीमत हर दिन 5% बढ़ रही होती है। हाँ, रोज सर्किट लग रहे हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स का दिमाग उस प्राइस एक्शन को देखकर तुरंत वही महंगा बराबर अच्छा वाला शॉर्टकट अपना लेता है। उन्हें लगता है कि गुडी कॉर्नर है या बड़े इन्वेस्टर्स इसमें खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल। ऑपरेटर नकली वॉल्यूम क्रिएट करके वही टर्की वाली चीप चीप की आवाज निकालते हैं। और हमारा रिटेल ट्रेडर बिना फंडामेंटल्स चेक किए उस स्टॉक को एकदम टॉप पर खरीद लेता है। और फिर कॉन्ट्रास्ट सिद्धांत का तो ट्रेडिंग में सबसे डरावना रूप देखने को मिलता है। और लॉसेस के वक्त ना। हाँ, मान लीजिए किसी ट्रेडर को सुबह के सेशन में ही 2 लाख रुपए का भारी नुकसान हो चुका है। 2 लाख का नुकसान दिमाग को हिला देता है। अब उसका दिमाग इस बड़े नुकसान के कॉन्टेक्स्ट में सेट हो गया है। इसके बाद अगर वो कोई रिस्की ट्रेड लेता है जहां 20 या 30,000 रुपए का रिस्क है, तो वो रिस्क उसे बहुत छोटा लगने लगता है। मतलब 2 लाख के सामने 20,000 कुछ भी नहीं लगता। एग्जैक्टली। इसी कॉन्ट्रास्ट के धोखे में आकर ट्रेडर्स रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं और अपनी बची हुई कैपिटल भी पूरी तरह साफ कर देते हैं। ये सच में बहुत डरावना है कि कैसे हमारा अपना दिमाग ऑपरेटर्स के लिए एक खुला निमंत्रण बन जाता है। अब वो जो इम्पल्स होती है ना एक गलत ट्रेड में कूदने की, वो अक्सर किसी बाहरी ट्रिगर से आती है। और ये हमें किताब के दूसरे अध्याय की तरफ ले जाता है जो है लेन देन का नियम यानी रेसिप्रोकेशन। हाँ, रेसिप्रोकेशन। ये नियम कहता है कि हम इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से एहसान चुकाने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। किताब में एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का बड़ा मजेदार उदाहरण है। वो क्रिसमस कार्ड्स वाला ना? हाँ, उन्होंने फोन बुक से कुछ रैंडम अजनबियों के नाम निकाले और उन्हें क्रिसमस कार्ड्स भेज दिए, बस ये देखने के लिए कि क्या होता है। और उसका जो रिस्पॉन्स आया वो हमारी सोशल साइकोलॉजी को समझने के लिए काफी है। एकदम। उन अजनबियों ने, जिन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये प्रोफेसर कौन है, उन्होंने जवाब में ढेरों हॉलिडे कार्ड्स वापस भेज दिए। फिर से वही क्लिक व। हाँ, उन्हें एक कार्ड मिला और उनके दिमाग ने तुरंत कहा कि भाई मुझे भी बदले में कुछ भेजना चाहिए। मानव समाज इसी लेन देन के नियम पर खड़ा है। इवोल्यूशन के दौरान हमने संसाधनों को साझा करना सीखा। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। और जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें समाज में एहसान फरामोश या स्वार्थी माना जाता है। इसी गहरे सामाजिक दबाव का फायदा उठाकर चतुर लोग बिन मांगे एहसान का बोझ हम पर डाल देते हैं। अनइनवाइटेड डेथ्स। हाँ,
इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण वो हरे कृष्णा समूह वाला है, जो एयरपोर्ट्स पर होता था। हाँ, 1970 के दशक में वे लोग हवाई अड्डों पर राहगीरों को पहले जबरदस्ती एक फूल थमा देते थे। राहगीर अनजाने में वो फूल ले लेता था और जब वो उसे वापस करने की कोशिश करता था, वे कहते थे कि नहीं, ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। अब जैसी वो फूल हाथ में आया और उसे गिफ्ट कहा गया, लेन देन का नियम ट्रिगर हो गया। उस व्यक्ति को अंदर से एक असहजता महसूस होने लगती। प्रोडक्ट्स की एक बास्केट, जिसे वो बग कहते थे, 24 से 48 घंटों के लिए छोड़ाते थे फ्री ट्रायल के नाम पर। वो कहते थे कि इसे बिना किसी दायित्व के फ्री में इस्तेमाल करें। लेकिन जब वो व्यक्ति उन प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर लेता था तो उसके अंदर एक एहसान का भाव आ जाता था। और जब सेल्समैन बास्केट वापस लेने आता तो वो दबाव में आकर कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद ही लेते थे। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे आज की दुनिया में देखें, खासकर ट्रेडिंग में, तो कोई हमें फूल या बास्केट तो नहीं दे रहा है। फिर ये बाजार में कैसे काम करता है? आज के दौर में वो फूल और बास्केट बन गए हैं फ्री टिप्स और फ्री वेबिनार्स। ओहो, हाँ, टेलीग्राम और यूट्यूब पर। ट्रेडिंग की दुनिया में ये बिन मांगे एहसान का कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा और खतरनाक जाल है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखिए, ये फिनफ्लुएंसर्स लगातार फ्री स्टॉक टिप्स बांट रहे हैं। हाँ, या फिर महंगे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के 7 दिन के फ्री ट्रायल देते हैं। जब एक रिटेल ट्रेडर लगातार इन मुफ्त चीजों का इस्तेमाल करता है तो उसके अवचेतन मन में एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा हो जाता है। पर एक मिनट, बहुत से लोग सच में अच्छी और जेन्युइन फ्री जानकारी भी तो शेयर करते हैं। क्या हर फ्री चीज एक जाल है? हर फ्री चीज जाल नहीं है, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक मैकेनिज्म है वो एक जैसा ही काम करता है। वो कैसे? मान लीजिए एक इन्फ्लुएंसर आपको लगातार 1 महीने तक अच्छी फ्री टिप्स देता है। आप उससे थोड़ा प्रॉफिट भी कमाते हैं। अब आपके अंदर एक एहसान का पहाड़ बन चुका है। स्टॉक की रिसर्च की है, आप चाहें तो मेरा प्रीमियम कोर्स ले सकते हैं या इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी एहसान के बोझ और विश्वास के तले दबकर रिटेल ट्रेडर अपनी रिसर्च किए बिना उस स्टॉक में अपना पैसा लगा देता है। उसे पता भी नहीं होता कि असल में ऑपरेटर्स उस स्टॉक को पंप कर रहे हैं। और अंततः वो लाखों और करोड़ों रुपए गंवा देता है। बिल्कुल। फ्री की टिप की कीमत अक्सर अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो साफ करवाकर चुकानी पड़ती है। बाप रे। और एक बार जब वो ट्रेडर उस स्टॉक में फंस जाता है तो वो उसे बेचता क्यों नहीं है? मतलब जब स्क्रीन पर लाखों का नुकसान दिख रहा है तो कोई भी समझदार इंसान बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इसका बहुत ही सटीक जवाब हमें सियाल्डीनी के अध्याय 3 में मिलता है, जो है कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। ये सिद्धांत कहता है कि हम इंसानों के अंदर अपने द्वारा लिए गए स्टैंड या फैसले पर टिके रहने की एक बहुत गहरी और कभी-कभी बिल्कुल अंधी जिद होती है। रेस ट्रैक के सट्टेबाजों वाला किस्सा इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। बिल्कुल। जब सट्टेबाज दाव लगाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं ना, दाव लगाने से ठीक 30 सेकंड पहले, तो वो बहुत अनिश्चित होते हैं। उनके दिमाग में कई सवाल होते हैं कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। लेकिन जैसे ही वे अपना पैसा दांव पर लगा देते हैं, हाँ, और वो टिकट उनके हाथ में आ जाता है, उनका आत्मविश्वास अचानक आसमान छूने लगता है। घोड़े के जीतने की संभावना बिल्कुल नहीं बदली है। ट्रैक वही है, घोड़ा भी वही है, लेकिन उनका अपना नजरिया पूरी तरह से बदल गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार जब हम कोई कमिटमेंट कर लेते हैं, चाहे वो जुबानी हो या पैसे देकर, तो हमारे अंदर उस फैसले के साथ कंसिस्टेंट बने रहने का एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाता है। हम खुद को ये विश्वास दिलाने लगते हैं कि हमने जो भी फैसला लिया है वो 100% सही है। क्योंकि समाज में इनकंसिस्टेंट होना या बार बार अपनी बात से पलटना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए हम खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इस प्रतिबद्धता की ताकत कितनी गहरी हो सकती है, इसे साबित करने के लिए थॉमस मोरियार्टी का न्यूयॉर्क के समुद्र तट वाला प्रयोग बहुत ही कमाल का है। वो रेडियो चोरी वाला प्रयोग? हाँ, एक रिसर्चर किसी अनजान व्यक्ति के पास अपनी बीच ब्लैंकेट और रेडियो रखकर कुछ देर के लिए चला जाता है। तभी एक दूसरा रिसर्चर, जो भी चोर होने का नाटक कर रहा है, आकर रेडियो चुराने लगता है। और सामान्य परिस्थितियों में लोगों ने क्या किया? लोगों ने खुद को खतरे में बिल्कुल नहीं डाला। 20 में से सिर्फ 4 लोगों ने चोर को रोकने की कोशिश की, जो कि काफी स्वाभाविक भी है। कोई किसी अजनबी के लिए रिस्क क्यों ही लेगा? बिल्कुल। लेकिन फिर प्रयोग में एक बहुत छोटा सा बदलाव किया गया। रिसर्चर ने जाने से पहले उस अनजान व्यक्ति से बस इतना कहा कि कृपया मेरे सामान का थोड़ा ध्यान रखना। और उस व्यक्ति ने सामान्य रूप से हामी भर दी होगी।
हाँ, बस इस एक छोटी सी हामी का या कमिटमेंट का नतीजा ये हुआ कि 20 में से 19 लोगों ने चोर का पीछा किया, उसे रोका, उससे हाथापाई तक की और रेडियो छीन लिया। सिर्फ एक छोटी सी हामी ने उन्हें एक तरह का पहरेदार बना दिया। ये मनोविज्ञान की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है। अगर हम इसे सीधे मार्केट साइकोलॉजी से जोड़ें तो ये हमें उस सबसे बड़े सवाल का जवाब देता है कि ट्रेडर्स अपने नुकसान को कट क्यों नहीं करते। Why they refuse to cut losses? एग्जैक्टली मान लीजिए एक ट्रेडर ने किसी स्टॉक पर 2 दिन रिसर्च की, ऑफिस में अपने दोस्तों को भी बताया कि ये स्टॉक तो मल्टी बैगर बनेगा, और उसमें अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा लगा दिया। यहाँ उसने एक वित्तीय कमिटमेंट भी कर दिया है और अपने दोस्तों के सामने एक पब्लिक कमिटमेंट भी। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि स्टॉक सच में बाउंस बैक कर जाता है। तो एक ट्रेडर कैसे तय करे कि वो सिर्फ इस कंसिस्टेंसी के जाल में फंसा है या उसका कन्विक्शन सच में सही है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, कन्विक्शन और कंसिस्टेंसी के ट्रैप में एक बहुत ही बारीक फर्क होता है। कन्विक्शन हमेशा नए और ऑब्जेक्टिव डेटा पे आधारित होता है। मतलब अगर कंपनी के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, तो होल्ड करना कन्विक्शन है। सही कहा। लेकिन जब मार्केट पलट जाता है, चार्ट्स पर ट्रेंड टूट चुका है और ट्रेडर सिर्फ इसलिए अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है क्योंकि उसे अपनी गलती मानने में ईगो हर्ट हो रहा है, तो वो कंसिस्टेंसी का जाल है। हाँ, एक बार जब लाखों रुपए किसी स्टॉक में फंस जाते हैं तो ट्रेडर नई नई दलीलें गढ़ने लगता है। वो कहता है कि ये बस एक टेम्पररी करेक्शन है, या ऑपरेटर्स कमजोर हाथों को निकाल रहे हैं, या फिर मुझे तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना था। यानी वो बस खुद को सही साबित करने की जद्दोजहद कर रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर स्टॉप लॉस को इग्नोर करने की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चूक होती है। ट्रेडर अपने ही कमिटमेंट का इतना गुलाम हो जाता है कि वो स्टॉप लॉस को नीचे खिसकाता रहता है। वो सोचता है कि जिस दिन भाव मेरी खरीद कीमत पर आ जाएगा मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और उसका करोड़ों का कैपिटल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अपनी गलती ना मानने की ये जिद सच में रिटेल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि कई बार वो कमिटमेंट हमारा अपना होता भी नहीं है। हम बस दूसरों की नकल कर रहे होते हैं। हाँ, और यही हमें आज के चौथे और आखिरी सेक्शन की ओर ले जाता है, जो है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ यानी दूसरों को देखकर ये तय करना कि क्या सही है और क्या गलत। हम सबने टीवी पर कॉमेडी शोज देखे हैं जिनमें बैकग्राउंड में कैंड लाफ्टर या रिकॉर्ड की हुई हंसी बजती है। हम सबको पता होता है कि वो हंसी नकली है, एक मशीन से आ रही है, फिर भी टीवी प्रोड्यूसर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम करती है, ये हमारे दिमाग को सिग्नल देती है कि ये जोक है और हमें अब हंसना चाहिए। दूसरों को देखकर सही या गलत तय करने की आदत इवोल्यूशन के नजरिए से बहुत काम की रही है, लेकिन सियाल्डनी बताते हैं कि ये आदत सबसे ज्यादा तब हावी होती है जब 2 शर्तें पूरी होती हैं। अनिश्चितता और समानता। हाँ, अनसर्टेनिटी और सिमिलैरिटी। जब हम किसी स्थिति को लेकर अनिश्चित होते हैं तो हम ये देखने के लिए चारों ओर नजर दौड़ाते हैं कि हमारे जैसे दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। और इसका सबसे खौफनाक और दुखद उदाहरण जोन्सटाउन की घटना है। वो मास सुसाइड वाला केस। हाँ, 1978 में गुयाना के जंगलों में जिम जोन्स नाम के एक कल्ट लीडर के आदेश पर 900 से ज्यादा लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। जब उन लोगों को जहर पीने का आदेश मिला तो वे एक बिल्कुल अनजान देश के जंगल में थे। वो माहौल पूरी तरह से अनिश्चित और डरावना था। ऐसे में उन्होंने अपने चारों ओर देखा। उन्हें वहां कोई और नहीं बल्कि अपने ही जैसे आम अनुयायी दिखे जो शांति से कतार में लगकर जहर पी रही थे। उस एक सोशल प्रूफ ने उन सभी को यकीन दिला दिया कि शायद यही सही कदम है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि कैसे लोग सिर्फ अनिश्चितता में दूसरों को देखकर अपनी जान तक ले सकते हैं। ये मनोविज्ञान की ताकत का सबसे चरम उदाहरण है। अब अगर हमें शक्तिशाली बल को शेयर बाजार में लागू करें तो हमें हर्ड मेंटालिटी और फोमो की बिल्कुल साफ तस्वीर मिलती है। फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, शेयर बाजार स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही अनिश्चित जगह है। किसी को नहीं पता कि कल निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे। और जब मार्केट में कोई बड़ा बुल रन आता है तो अनिश्चितता और भी बढ़ जाती है। एक आम रिटेल ट्रेडर देखता है कि उसके ऑफिस के कलीग्स, उसके पड़ोसी और सोशल मीडिया पर उसके जैसे दिखने वाले आम लोग किसी खास स्टॉक से रोज पैसा बना रहे हैं। और फिर उसे लगता कि अगर इतने सारे लोग इसे खरीद रहे हैं तो वे गलत कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल।
इसी हर्ड मेंटालिटी के कारण रिटेल ट्रेडर्स मार्केट बबल के एकदम टॉप पर खरीदारी करते हैं। और आपको पता है ऑपरेटर इसका कैसे फायदा उठाते हैं? वो एक साथ कई टेलीग्राम चैनल से खबरें फैलाते हैं। हाँ, वे ट्विटर अकाउंट से किसी स्टॉक के बारे में पॉजिटिव खबरें फैलाते हैं और स्क्रीन पर एक झूठा वॉल्यूम पैदा करते हैं। और रिटेल ट्रेडर्स इस आर्टिफिशियल हाइप को असली सोशल प्रूफ मान लेता है। और यही चीज मार्केट क्रैश के दौरान उल्टी दिशा में काम करती है। पैनिक सेलिंग के वक्त? हाँ, जब मार्केट में अचानक पैनिक आता है, टीवी पर लाल रंग के ग्राफिक्स और डरावनी हेडलाइंस चलती हैं, तो लोग अनिश्चित हो जाते हैं। वे देखते हैं कि हर कोई अपना पोर्टफोलियो खाली कर रहा है। उस घबराहट में वे भी अपने अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स को एकदम बॉटम पर बेच देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब भी वही कर रहे हैं। सही कहा। हम भीड़ के साथ सही होने में उतना सुकून महसूस करते हैं जितना अकेले सही होने में भी नहीं करते। और अकेले गलत होने से तो हम सबसे ज्यादा डरते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, अगर हम उसे एक धागे में पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग क्लिक फिर के जरिए शॉर्टकट्स लेता है, जो वॉलेटिलिटी में हमारे लिए खतरनाक साबित होते हैं। लेन देन का नियम हमें फ्री चीजों के जाल में फंसाकर भारी नुकसान वाले ट्रेड्स लेने पर मजबूर कर देता है। कमिटमेंट और ईगो की जिद के कारण हम नुकसान को नहीं काटते और खराब स्टॉक्स को पकड़े रहते हैं। और अंत में सोशल प्रूफ हमें भेड़ जाल का शिकार बनाता है, जिससे हम टॉप पर खरीदते हैं और बॉटम पर बेचते हैं। इस पूरी चर्चा का सबसे अहम टेक अवे ये है कि मार्केट में ऑपरेटर्स के पास ये मनोवैज्ञानिक हथियार हमेशा से रहे हैं और वो इसका बेझिझक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के बाद हर रिटेल ट्रेडर के पास इन्हें पहचानने की समझ आ गई है। अब जब कोई आपको एक फ्री स्टॉक टिप दे, या जब आप किसी गिरते हुए स्टॉक को सिर्फ अपनी ईगो के कारण होल्ड करें, या जब आप सिर्फ इसलिए कोई स्टॉक खरीदने जाएं क्योंकि आपके सारे दोस्त खरीद रहे हैं, तो आपका दिमाग तुरंत एक अलार्म बजाएगा। ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तो सिर्फ आधी किताब है। पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल। हमारी अगली मुलाकात में हम किताब के दूसरे हिस्से यानी अध्याय 5 से 8 की गहराई में उतरेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे अथॉरिटी और स्कैसिटी जैसे ट्रिगर्स हमारे फैसलों को पूरी तरह हैक कर लेते हैं। बिना कोई स्पॉइलर दिए बस इतना कहूंगा कि अगला हिस्सा आपके मार्केट को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। और आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इसे छोड़ना चाहूंगी, जिस पर हर एक इन्वेस्टर को शांति से विचार करना चाहिए। वो सवाल क्या है? जिन एवोल्यूशनरी शॉर्टकट्स ने लाखों सालों तक मानव मस्तिष्क को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन लर्नर और एक सुरक्षित सामाजिक प्राणी बनाया, क्या आज के इस डिजिटल एल्गोरिथम संचालित और ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट में वही शॉर्टकट्स हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए हैं? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या हमारे ही दिमाग का ऑटो पायलट मोड आज हमारी वित्तीय आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है? ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमें आईना दिखाता है। अगली बार जब आप ट्रेड लेने के लिए बाय या सेल बटन पर क्लिक करें, तो एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें कि ये फैसला आपका है या आपके दिमाग के ऑटो पायलट का। सीखते रहें और अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखें। और इस मार्केट साइकोलॉजी के खेल में हमेशा एक कदम आगे रहें। नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड पार्ट। हाँ, और इस डीप डाइव में हम पहले से भी ज्यादा गहरी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। एक बार फिर से स्वागत है इस खास चर्चा में। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो सच में बहुत आई ओपनिंग होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि हम रॉबर्ट सियाल्डिनी की बहुत ही फेमस बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन, इसके दूसरे हिस्से को आज डिकोड करेंगे। राइट। पहले पार्ट में हमने कुछ बेसिक साइकोलॉजिकल वेपन्स देखे थे, लेकिन आज का जो मिशन है, आज हम जिन ट्रैप्स का एनालिसिस करेंगे वो सीधा हमारे वेल्थ और हमारे डिसीजंस पर अटैक करते हैं। हाँ, और आज के इस फास्ट पेस टाइम में जहां हम सब इन्फॉर्मेशन से घिरे हुए हैं, इन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को समझना एक वेल्थ प्रिजर्वेशन टूल बन गया है। एग्जैक्टली। हम सब अक्सर यही सोचते हैं कि हमारा हर एक डिसीजन पूरी तरह से हमारी अपनी लॉजिकल थिंकिंग का नतीजा है, पर असल में ऐसा होता नहीं है। वही तो आज हम इन्हीं साइकोलॉजिकल जालों को बेनकाब करेंगे, जैसे कि लाइकिंग यानी किसी का पसंद आना, फेक अथॉरिटी का डर, आर्टिफिशियल स्कैसिटी यानी किसी चीज की बनावटी कमी का डर, और इंस्टेंट इन्फ्लुएंस। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम इंसान भी अक्सर जानवरों की तरह एक क्लिक विर पैटर्न पर काम करते हैं। क्लिक विर पैटर्न? हाँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। इसका एग्जैक्टली क्या मतलब हुआ? इसको एक पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह समझिए। जब आप उसमें प्ले बटन दबाते हैं तो एक क्लिक की आवाज होती है। हाँ।
और रील विर करके घूमने लगती है। सब कुछ एक प्री प्रोग्राम्ड तरीके से और ऑटोमेटिकली होता है। हमारे दिमाग के अंदर भी कुछ ऐसी टेप्स फिट हैं। ओके, तो मतलब जैसे ही कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आती है। राइट। जैसे ही कोई ट्रिगर आता है जो कि क्लिक है, तो हमारा दिमाग बिना ज्यादा सोचे समझे एक ऑटोमेटिक रिएक्शन दे देता है, जो कि विर है। ओहो, वाओ, ये तो काफी डरावना है। और जो लोग मार्केट में बैठे हैं, चाहे वो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हों, सेल्स गुरुज हों या स्टॉक मार्केट के मैनिपुलेटर्स, उन्हें हमारी इस मेंटल प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो इसका मतलब हमारे डिसीजंस पहले से तय हो सकते? चलिए इसी बात पर बुक के चैप्टर 5 से शुरू करते हैं, जिसे ऑथर ने लाइकिंग यानी द फ्रेंडली थीफ कहा है। हाँ, एक दोस्ताना चोर। इस चैप्टर में मुझे टपरवेयर पार्टी का जिक्र मिला। ये अमेरिका का एक बहुत पुराना सेल्स मॉडल है, पर मुझे समझ नहीं आया कि लोग अपने घर में प्लास्टिक के बर्तन बेचने के लिए पार्टी क्यों रखते हैं। टपरवेयर पार्टी ना साइकोलॉजी का एक मास्टर स्ट्रोक है। होता यह है कि एक होस्ट अपने घर पर अपनी सहेलियों और दोस्तों को बुलाती है। वहां गेम्स खेले जाते हैं, प्राइजेस मिलते हैं। तो यहाँ रेसिप्रोसिटी का रूल आ गया, कुछ मुफ्त मिला तो बदले में खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल। और लोग वहां बताते हैं कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है, जो कि सोशल प्रूफ बन जाता है। लेकिन इस पूरी सेल का सबसे बड़ा हथियार प्रोडक्ट नहीं है। तो क्या है? वो होस्ट खुद है, वो दोस्त जिसने पार्टी रखी है। ओ, मतलब लोग बर्तन इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि उन्हें जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी दोस्त को पसंद करते हैं। एग्जैक्टली। टपरवेयर कॉर्पोरेशन ने एक्चुअली दोस्ती की गर्मात को एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में बदल दिया। जब आप अपनी एक अच्छी दोस्त के घर बैठे हैं, उसके पैसे बन रहे हैं, तो उसको मना करना साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो फाइनेंशियल मार्केट्स में भी बहुत होता है। आजकल हम देखते हैं कि लोग किसी कंपनी के सॉलिड फंडामेंटल्स देखने के बजाय किसी कैरिज्मेटिक फाउंडर या किसी फिन्फ्लुएंसर के चार्म पर आकर इन्वेस्ट कर देते हैं। ये बहुत ही बड़ा ट्रैप है। लोग सोचते हैं कि अरे ये इंसान तो बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा फ्रेंडली लगता है, तो इसकी स्टॉक टिप भी सही होगी। हाँ, और फिर उनका नुकसान हो जाता है। पर दोस्ती वाला प्रेशर तो समझ आता है, लेकिन जो प्रोफेशनल सेलर्स होते हैं जिनसे हमारी कोई पहचान नहीं होती, वो इस लाइकिंग वाले कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बुक में जो जिरार्ड की कहानी है। उस इंसान को दुनिया का सबसे महान कार सेल्समैन माना जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा। मुझे लगा था उसकी टेक्निक कोई बहुत माइंड रीडिंग टाइप की होगी। हैरानी की बात यही है कि ऐसा कुछ नहीं था। वो हर दिन एवरेज 5 गाड़ियां बेचता था और उस जमाने में सालाना कई लाख डॉलर कमाता था। कई लाख डॉलर सिर्फ कार बेचकर? और उसका सीक्रेट क्या था? वो बस अपने कस्टमर्स को ये महसूस कराता था कि वो उन्हें पसंद करता है। उसके लगभग 13,000 पुराने कस्टमर्स थे। 13,000? राइट। और वो उन सबको हर महीने एक ग्रीटिंग कार्ड भेजता था, चाहे नया साल हो या कोई भी त्योहार। और उस कार्ड पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी होती थी, आई लाइक यू। बस इतना ही? मैं आपको पसंद करता हूँ। लोग सच में सिर्फ एक प्रिंटेड कार्ड देखकर उससे दोबारा गाड़ी खरीदने आते थे? इंसानी फितरत ऐसी ही काम करती है। हम लोग तारीफ के बहुत भूखे होते हैं। अगर हमें पता भी हो कि सामने वाला अपना फायदा निकालने के लिए तारीफ कर रहा है, फिर भी हमारे दिमाग उस फ्लैटर को सच मान लेता है। ये सच में डीप है। हम उन लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। और लाइकिंग के पीछे और भी फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे बुक में फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का जिक्र है। बिल्कुल। साइकोलॉजी में इसको हेलो इफेक्ट बोलते हैं। होता क्या है कि अगर कोई इंसान सुंदर या अट्रैक्टिव दिखता है, तो हमारी आंखों पर एक पर्दा पड़ जाता है। हेलो बन जाता है। हाँ, हम नेचुरली ये मान लेते हैं कि ये इंसान समझदार भी होगा, ईमानदार भी होगा और इसकी स्टॉक टिप या एडवाइस भी सही होगी, बिना किसी लॉजिकल रीजनिंग के। वाओ! और एक और फैक्टर था सिमिलैरिटी। वो 1970s वाला एक्सपेरिमेंट काफी मजेदार था, जहां यूनिवर्सिटी कैंपस में कुछ लोग पैसे मांग रहे थे। हाँ, वो हिप्पी और स्ट्रेट कपड़ों वाला एक्सपेरिमेंट। उसमें क्लियर दिखा कि हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं। जब पैसे मांगने वाले के कपड़े सामने वाले जैसे ही थे, तो उन्हें पैसे मिलने के चांसेस बहुत बढ़ गए। तो इसलिए सेल्समैन हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। अरे आप भी दिल्ली से हैं? अरे मैं भी वहीं से हूं। एग्जैक्टली। और फाइनेंस में भी फेक गुरुज यही करते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि मैं भी मिडिल क्लास था, मेरी भी वही स्ट्रगल्स थी जो आपकी हैं। राइट। इससे एक तुरंत कनेक्शन और ट्रस्ट बन जाता है। राइट। एक और चीज जिसने मुझे काफी सोचा दिया, वो था फेमिलियरिटी और कोऑपरेशन।
वो मिरर इमेज वाला एक्सपेरिमेंट। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग अपनी तस्वीर को लेकर इतना बायस होते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में लोगों को उनकी 2 फोटोज दिखाई गईं। एक जैसा दुनिया उन्हें देखती है और एक उल्टी मिरर इमेज जैसा वो खुद को आईने में देखते हैं। और लोगों ने अपनी मिरर इमेज यूज की। हाँ, क्योंकि वो उस चेहरे से ज्यादा फेमिलियर होते हैं, जबकि उनके दोस्तों ने असली फोटो चुनी। फेमिलियरिटी हमें एक अजीब सा कंफर्ट देती है। शायद इसीलिए एड्स में एक ही चेहरा या लोगो बार-बार दिखाते हैं। और इसके साथ कंडीशनिंग और एसोसिएशन का रूल भी जुड़ा है। जैसे कार के एड्स में हमेशा सुंदर मॉडल्स क्यों होती हैं? क्योंकि एड बनाने वाले चाहते हैं कि उस सुंदर मॉडल को देखकर आपको जो पॉजिटिव फीलिंग आती है ना, वो ऑटोमेटिकली उस कार के साथ जुड़ जाए। टेस्ट में प्रूव हुआ है कि ऐसी कार्स को लोग ज्यादा फास्ट और एक्सपेंसिव मानते हैं। इस एसोसिएशन का तो नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। किताब में वो टीवी वेदरमैन का एग्जाम्पल था। बेचारे वेदर रिपोर्ट देने वाले को लोग नफरत भरे खत भेजते थे। हाँ, लोग उस वेदरमैन को ही खराब मौसम का कारण मान लेते थे। ये इंसानी दिमाग की बहुत बड़ी कमी है। तो इस फ्रेंडली थीफ से या इन फेक चार्मिंग गुरुज से खुद को कैसे बचाएं? हमें अपने इमोशंस पर नजर रखनी होगी। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आधे घंटे की वीडियो देखकर आप किसी इन्फ्लुएंसर पर अपने पैसों को लेकर अंधा भरोसा कर रहे हैं, तो दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए। आई एग्री। हमें उस इंसान और उसके प्रोडक्ट या उसकी एडवाइस को अलग-अलग करके देखना होगा। बिल्कुल सही। चलिए अब नेक्स्ट ट्रैप पर चलते हैं, जो और भी खतरनाक है। चैप्टर 6, अथॉरिटी, यानी किसी बड़े पद का या अथॉरिटी का डर। इस चैप्टर का शुरुआती हिस्सा जो मिलग्रम एक्सपेरिमेंट पर है, उसने मुझे लिटरली शॉक कर दिया। मिलग्रम एक्सपेरिमेंट ह्यूमन साइकोलॉजी के हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल और डार्क एक्सपेरिमेंट माना जाता है। कोई एक नॉर्मल समझदार इंसान किसी अननोन पर्सन के कहने पर दूसरे इंसान को 450 वोल्ट का जानलेवा करंट क्यों देगा? देखिए, उस लैब में जो रिसर्चर था, उसने एक वाइट लैब कोट पहना हुआ था। उसने एक आम इंसान को ऑर्डर दिया कि दूसरे कमरे में बैठे आदमी को हर गलत जवाब पर शॉक देना है। और शॉक्स की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। हाँ, दूसरे कमरे से चीखने की, दर्द से रोने की आवाजें आ रही थी। जो आदमी शॉक दे रहा था उसको पसीना आ रहा था, वो डर रहा था। वो रिसर्चर से बोलता भी था कि क्या हमें रुक नहीं जाना चाहिए। और वो रिसर्चर बस यही कहता था, एक्सपेरिमेंट के लिए आपका कंटिन्यू करना जरूरी है। और लोग मानते गए। 95% लोगों ने सबसे मैक्सिमम 450 वोल्ट का डेंजरस शॉक दिया। इससे पता चलता है कि हमारे अंदर अथॉरिटी को लेकर एक ब्लाइंड ओबीडियंस, एक अंधी आज्ञाकारिता फीड की गई है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पेरेंट्स, टीचर्स और डॉक्टर्स की बात माननी है। राइट। सोसाइटी को चलाने के लिए जरूरी भी है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब हम असली अथॉरिटी की जगह सिर्फ सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी पर क्लिक रिएक्शन देने लगते हैं। सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी, जैसे टीवी कमर्शियल्स, वो रॉबर्ट यंग का सैनका कॉफी वाला एड। उन्होंने मार्कस वेल्बी एमडी शो में डॉक्टर का रोल किया था, तो लोग उनकी मेडिकल एडवाइस को सच मानकर कॉफी पीने लगे। ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हम लोग एक्टर और असली एक्सपर्ट के बीच का डिफरेंस भूल जाते हैं। फाइनेंस की दुनिया में भी तो बिल्कुल यही होता है। बिल्कुल। लोग किसी सूट बूट पहने हुए एनालिस्ट को या टीवी एंकर को देखते हैं और उसके ट्रेड आइडियाज को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके स्क्रीन पर ग्राफिक्स हैं और उसने टाई पहनी है। ये ब्लाइंड ओबीडियंस कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका एक हॉस्पिटल वाला एग्जाम्पल भी है बुक में। वो नर्सेज वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने फोन पर किसी अननोन डॉक्टर की बात मान ली। वो एक टेरिफाइंग एग्जाम्पल है। रिसर्चर्स ने हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड्स में फोन किया, खुद को एक नया डॉक्टर बताया और वहां की नर्स को ऑर्डर दिया कि एक पेशेंट को एस्ट्रोजन दवाई की 20 मिलीग्राम डोज तुरंत दे दे, जबकि डोज क्लियरली लिमिट से डबल थी। हाँ, बॉटल पर साफ लिखा था कि मैक्स डोज 10 मिलीग्राम है और हॉस्पिटल का रूल था कि फोन पर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया जाएगा। फिर भी 95% नर्सेज वो डोज देने के लिए तैयार हो गई। ओ माय गॉड, 95%! उन्होंने अपनी सारी मेडिकल ट्रेनिंग साइड में रख दी, सिर्फ डॉक्टर वर्ड सुनकर। उनका टेप रिकॉर्डर चालू हो गया। और सिर्फ पदवी नहीं, कपड़े भी एक सिंबल हैं। टेक्सास में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां एक आदमी कैजुअल कपड़ों में रेड लाइट तोड़कर रोड क्रॉस करता है। कोई उसके पीछे नहीं जाता। पर जब वही आदमी एक महंगा बिजनेस सूट पहनकर जाता है तो उसके पीछे आम लोगों की लाइन लग जाती है। हम नेचुरली सूट पहने हुए इंसान को सक्सेसफुल और अथॉरिटी फिगर मान लेते हैं। और इसमें लग्जरी कार्स भी ऐड होती हैं। सैन फ्रांसिस्को का वो ट्रैफिक लाइट वाला एक्सपेरिमेंट। हाँ, ट्रैपिंग्स या दिखावा। जब ग्रीन लाइट होने पर एक पुरानी सस्ती गाड़ी आगे नहीं बढ़ी तो पीछे वाले लोगों ने पागलों की तरह हॉर्न बजाया। कुछ ने तो गाड़ी बम्प भी कर दी। पर जब वहां एक ब्रांड न्यू प्रीमियम लग्जरी कार खड़ी थी तो कोई हॉर्न नहीं बजा रहा था। लोग शांति से वेट कर रहे थे।
लग्जरी कार एक अजीब सा रिस्पेक्ट और डर पैदा कर देती है हमारे दिमाग में। इन फेक अथॉरिटीज से हम कैसे बचें? हर सूट पहनने वाले एनालिस्ट को तो फ्रॉड नहीं बोल सकते। बचने के लिए हमें 2 सवाल खुद से पूछने चाहिए। पहला, क्या ये इंसान सच में इस पर्टिकुलर टॉपिक का एक्सपर्ट है? ये हमारा ध्यान उसके सूट या गाड़ी से हटाकर उसके एक्चुअल क्रेडेंशियल्स पर ले आएगा। राइट। और दूसरा सवाल, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक्सपर्ट यहाँ पूरी सच्चाई बता रहा है? क्योंकि असली एक्सपर्ट भी अपना फायदा देख सकता है। हमें देखना होगा कि इस पर्टिकुलर ट्रेड या टिप को प्रमोट करने में इस टीवी एंकर या एनालिस्ट का क्या फायदा है। ये पॉइंट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 7 पर, स्केर्सिटी यानी कमी का रूल। ये तो मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है, द अल्टीमेट फोमो ट्रैप। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये हमारे दिमाग के सबसे प्रिमिटिव डर को ट्रिगर करता। एग्जैक्टली। हम अक्सर किसी के साथ आमने सामने बैठकर बहुत जरूरी बात कर रहे होते हैं, तभी फोन बजता है, नंबर अननोन है, फिर भी हम सामने वाले को रोककर फोन उठाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस रिंग होने फोन में स्केर्सिटी है। अगर अभी नहीं उठाया तो वो इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए चली जाएगी। सामने बैठा इंसान तो कहीं नहीं जा रहा ना। जो चीज लिमिटेड होती है हमें अचानक वो बहुत वैल्यूएबल लगने लगती है। जैसे वो 3-eyed जॉर्ज वॉशिंगटन स्टैम्प, एक प्रिंटिंग मिस्टेक जिसमें वॉशिंगटन की 3 आंखें दिख रही हैं। देखने में कितना बुरा लगता होगा, पर अपनी उसी फ्लॉ और रैरिटी की वजह से वो बेशकीमती है और मार्केटर्स इसका फायदा रोज उठाते हैं। अप्लायंस स्टोर की टेक्निक देखिए, वो जहां सेल्समैन कहता है शायद ये आखिरी पीस था जो अभी बिक गया। हाँ, जैसे ही कस्टमर्स को पता चलता है कि वो उस टीवी या फ्रिज को नहीं खरीद सकते, उनकी उसको पाने की चाहत डबल हो जाती है। और फिर सेल्समैन कहता है मैं गोदाम में चेक करता हूँ, अगर मिल गया तो क्या आप इसको भी खरीद लेंगे? और कस्टमर तुरंत हाँ बोल देता है, क्योंकि दिमाग पर चीज छिन जाने का डर हावी हो चुका है। फाइनेंशियल मार्केट्स में भी यही होता है। लिमिटेड टाइम आईपीओज या फिर गुरुज बोलते हैं कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम मल्टी बैगर स्टॉक है, अभी खरीदो वरना मिस हो जाएगा। और लोग पीक पर यानी टॉप पर बाय कर लेते हैं। और इसके पीछे जैक ब्रेम की साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस की थ्योरी काम करती है। देखिए, कोई 2 साल का बच्चा हो, आप उसको एक खिलौने से खेलने से मना कर दीजिए, उसको सिर्फ वही खिलौना चाहिए होगा फिर। एग्जैक्टली। जब कोई चीज लिमिटेड होती है तो इनडायरेक्टली उस चीज को चुनने की हमारी फ्रीडम हमसे छिन रही होती है और इंसान अपनी आजादी खोने के डर से नफरत करता है। तो हम उस आजादी को वापस पाने के लिए उस लिमिटेड चीज को और अग्रेसिवली चाहते हैं। केनेस और जॉर्जिया का गन लॉबी तो यही था। बिल्कुल, वहां की अथॉरिटीज ने कंपलसरी लॉ बनाया कि हर अडल्ट को घर में गन रखनी पड़ेगी। अब लोगों की गन ना रखने की आजादी छिन गई। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? वहां के लोकल्स ने गन्स नहीं खरीदी, पर शहर के बाहर के लोग जिन पर लॉ अप्लाई नहीं होता था, उन्होंने आकर ढेर सारी गन्स खरीद ली। उन्हें लगा ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सेम यूनिवर्सिटी वाले एक्सपेरिमेंट में हुआ। एक नॉर्मल किताब पर लिख दिया रिस्ट्रिक्टेड फॉर अडल्ट्स, और स्टूडेंट्स उसको पढ़ने के लिए पागल हो गए। सेंसरशिप तो एक्चुअली उल्टा काम करती है। पर स्कार्सिटी का ये जो वेपन है ना, ये एक खास सिचुएशन में सबसे ज्यादा लीथल हो जाता है। वो स्टीफन वर्चल के कुकी जार एक्सपेरिमेंट याद कीजिए। हाँ, जहां एक ग्रुप को शुरू से ही सिर्फ 2 कुकीज दी गईं, राइट। और दूसरे ग्रुप को पहले 10 कुकीज दी गईं और फिर उसमें से 8 निकाल ली गईं। राइट। जिन लोगों की कुकीज अभी अचानक कम हुई थी, हाँ। उन्हें उनका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगा उन लोगों के मुकाबले जिनके पास शुरू से 2 थी। हाँ। मतलब जो चीज पहले अवेलेबल थी और अब सडनली रेयर हो गई, वो हमें ज्यादा अपील करती है। पर इसमें एक ट्विस्ट भी था ना। हाँ, द अल्टीमेट ट्रिगर। जब लोगों को बोला गया कि उनकी 10 कुकीज सिर्फ 2 कर दी गई हैं क्योंकि बाकी लोग भी कुकीज मांग रहे हैं, ओह यस, सोशल डिमांड। तब उन लोगों को वो कुकीज दुनिया की सबसे टेस्टी चीज लगी। जब स्कैरसिटी के साथ कंपटीशन जुड़ जाता है तो हमारा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। आई मीन ऑथर के भाई रिचर्ड की गाड़ी बेचने की टेक्निक बिल्कुल यही तो थी। वो एक पुरानी कार बेचने के लिए अखबार में ऐड देता था और बहुत चालाकी से सब बायर्स को एक ही टाइम पर गाड़ी देखने बुला लेता था। राइट। पहला बायर कार देख रहा है, फ्लॉज निकाल रहा है, तभी दूसरा बायर आ जाता है। पहले बायर का एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है, उसको लगता है कि उसका शिकार छिन रहा है। फिर तीसरा बायर आता है, अब वो कार एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम नहीं बल्कि एक रेयर रिसोर्स बन जाती है जिसके लिए लड़ाई करनी है। और लोग कंपटीशन में आकर बिना बार्गेनिंग किए तुरंत पैसे दे देते हैं। फाइनेंस मार्केट में ऑक्शन या बिडिंग वॉर में भी हम यही देखते हैं। हम दूसरों से पहले पाने की होड़ में आकर खराब डील्स ले लेते हैं। इस फोमो से, पैनिक से कैसे निकलें? हमको अपने बॉडी के सिग्नल्स को पहचानना होगा। जब स्कैरसिटी और कंपटीशन होता है तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, एड्रेनलिन रश आता है,
हमें इसको एक अलार्म की तरह यूज करना है। मतलब जैसे ही पैनिक फील हो वहीं रुक जाओ। हाँ, और खुद को रिमाइंड कराओ कि भाई किसी चीज के कम होने से उसका टेस्ट या उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो जाता। कुकीज कम होने से उनका स्वाद नहीं बदला था। ट्रू। हमें ये सोचना जरूरी है कि क्या हम वो स्टॉक उसके सॉलिड फंडामेंटल्स के लिए खरीद रहे हैं या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। एग्जैक्ट पॉइंट। अब आते हैं लास्ट और सबसे क्रूशल पार्ट पर। चैप्टर 8, इंस्टेंट इन्फ्लुएंस। आज का डिजिटल और फास्ट पेस्ड मार्केट। बुक में जो पाइन के टॉक शो का किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जो पाइन एक क्लथ एग्रेसिव होस्ट थे। उनके शो पर फेमस म्यूजिशियन फ्रैंक ज़ैपा आए, जिनके बाल काफी लंबे थे। पाइन ने उनकी बेइज्जती करने के लिए कहा, तुम्हारे लंबे बाल देखकर लगता है कि तुम एक लड़की हो। और फ्रैंक ज़ैपा ने तुरंत जवाब दिया, और तुम्हारे लकड़ी के पैर देखकर लगता है कि तुम एक टेबल हो। सैविज। इट वॉज फनी, पर इसके पीछे का मीनिंग डीप है। जो पाइन ने एक सिंगल क्यू लंबे बाल के बेसिस पर किसी की आइडेंटिटी जज कर ली। आज हमारी मॉडर्न लाइफ और फाइनेंशियल मार्केट्स बिल्कुल ऐसे ही हो गए हैं। आई एग्री, मार्केट में न्यूज़ फ्लैश आती है या एल्गोरिदम्स कुछ डिटेक्ट करते हैं और हम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में रिएक्ट कर देते हैं। पूरा एनालाइज करने का टाइम ही नहीं बचा है। हम लोग वापस जानवरों वाली कंडीशन में आ गए हैं। जैसे वो मदर टर्की होती है ना, वो अपने बच्चों का ध्यान सिर्फ तब रखती है जब वो चीप चीप की आवाज निकालते हैं। हाँ, अगर वो चीप चीप आवाज एक नकली नेवले से या पोलकैट से आ रही हो जो उसका दुश्मन है, तब भी वो उसको प्यार करने लगती है। क्या हम सब स्टॉक मार्केट में वही टर्की बन गए हैं? कहीं ना कहीं हाँ, हमें इन मेंटल शॉर्टकट्स की जरूरत है, वरना हम इतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। पर प्रॉब्लम तब होती है जब फेक गुरुज और एल्गोरिदम्स इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे फेक ब्रेकआउट दिखाकर हमसे गलत ट्रेड लेना या आर्टिफिशियल स्कैरसिटी दिखाना। बिल्कुल, हमें इन शॉर्टकट्स को कंप्लीटली छोड़ना नहीं है, पर जब कोई इनका गलत फायदा उठाने की कोशिश करे तो हमें फियर्सली रेजिस्ट करना होगा। हमें ऐसे मैनिपुलेटर्स का बॉयकॉट करना चाहिए। ये एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। तो अगर मैं इस पूरे सेशन का एक समरी निकालूं, हम लाइकिंग की वजह से फ्रेंडली थीव्स या चार्मिंग गुरुज की जाल में फंसते हैं। अथॉरिटी के सिंबल्स यानी सूट्स और टीवी स्क्रीन्स देखकर अंधा भरोसा करते हैं। स्कैरसिटी और फोमो में आकर टॉप पर कहते हैं, और इंफॉर्मेशन ओवरलोड में इंस्टेंट इन्फ्लुएंस के चलते अपने दिमाग का कंट्रोल खो देते हैं। एकदम सही। ये सारी साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज नेचर ने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए दी थी, पर आज का मॉडर्न मार्केट इन्हें हमारे ही खिलाफ यूज कर रहा है। इसलिए इस अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। इस अवेयरनेस के बिना वेल्थ प्रिजर्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आखिर में मैं अपने सभी लिसनर्स को एक थॉट के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जब हमारे छोटे बड़े सभी डिसीजंस क्लिक वर्ड वाले टेप रिकॉर्डर की तरह ऑटो पायलट पर चल रहे हैं, तो क्या सच में वो डिसीजंस हमारे अपने हैं या उन्हें किसी और ने डिजाइन किया है? अगली बार जब आपको लगातार ग्रीन कैंडल्स देखकर या किसी टिप को सुनकर तुरंत ट्रेड लेने की बेचैनी हो, तो एक सेकंड रुकिएगा और खुद से जरूर पूछिएगा, इस रिमोट का बटन एक्चुअली में किसके हाथ में है? बिल्कुल, अपने डिसीजंस की कमांड वापस अपने हाथ में लीजिए। इस फैंटास्टिक डीप डाइव में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वी रियली होप कि इस नॉलेज से आप अपने वेल्थ को बेहतर प्रोटेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर फिनिशिंग दिस सीरीज विद AAA ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मानस थापा। ऐसे ही डीप सोचते रहिए और सेफ रहिए। ये स्टॉक मार्केट में सक्सेस का सीक्रेट कोड है, और आज हम मिलकर उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। क्योंकि सच तो ये है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल है ही नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है। एक ऐसा युद्ध का मैदान जिसे खास तौर पे डिजाइन किया गया है ताकि आपकी मेहनत की कमाई आपसे अलग की जा सके। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? इस जंग में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं ना, वो आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके अंदर काम करते हैं। सियाल्दीनी इन्हें कहते हैं वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस। ये वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जो हमसे बिना सोचे समझे हाँ कहलवा देते हैं। मार्केट ऑपरेटर्स वो इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल क्लिक वुर्र जैसा है। मतलब एक ट्रिगर दबता है और हमारा दिमाग सीधा ऑटो पायलट पर चला जाता है। तो सवाल यह है कि ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स आखिर काम कैसे करते हैं और मार्केट ऑपरेटर्स हमें कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल करते कैसे हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उन भीतरी जालों को, मतलब वो साइकोलॉजिकल वीकनेस जो हमें एक आसान शिकार बना देती हैं। और ये वो लड़ाई है जो हम अक्सर खुद से ही हार जाते हैं। जरा सोचिए, आपको टेलीग्राम पर यह मैसेज मिलता है, एक फ्री टिप। क्या होता है पहला रिएक्शन? शक तो होता है, लेकिन साथ ही एक क्यूरियोसिटी भी जागती है ना? बस यहीं से पहला जाल बिछना शुरू हो जाता है।
चियल्डीनी इसे कहते हैं रेसिप्रोकेशन, यानी बदले में कुछ चुकाने की हमारी एक बहुत ही गहरी जरूरत। देखिए, इस एहसान का जो बोझ है ना, वो एक बहुत पावरफुल मोटिवेटर है। एक फ्री टिप गिफ्ट जैसी नहीं लगती, ये एक कर्ज जैसा महसूस होता है। और फिर जब वो फर्जी गुरु अपनी पेड सर्विस बेचने आता है तो हमारा दिमाग उस कर्ज को चुकाने के लिए मजबूर महसूस करता है। असल में वो कोई टिप नहीं दे रहा था, वो तो हम पर एक साइकोलॉजिकल ऑब्लिगेशन डाल रहा था। अब आता है दूसरा और शायद सबसे खतरनाक जाल, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। होता क्या है कि जैसे ही हम कोई फैसला लेते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, हम उसके साथ बने रहने के लिए एक जबरदस्त दिमागी दबाव महसूस करने लगते हैं। मान लीजिए आपने वो 100 शेयर खरीदे, तो आपने एक तरह से एक पब्लिक स्टैंड ले लिया। अब ये मानना कि आप गलत थे, अरे ये तो ईगो को चोट पहुंचाता है। तो फिर क्या किया जाता है, अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए और ज्यादा खरीदकर डबल डाउन किया जाता है। और ये सिर्फ सही होने के बारे में नहीं है, ये सही दिखने के बारे में भी है। सोचिए, आपने अपने दोस्तों को उस मल्टी बैगर के बारे में बता दिया था, अब नुकसान में बेचकर अपना चेहरा कैसे बचाएं? बस यही आंतरिक और बाहरी दबाव आपको एक डूबते हुए जहाज से बांधकर रख देता है। और फिर आता है तीसरा भीतरी जाल, लाइकिंग का नियम। हम उन लोगों पर बहुत आसानी से यकीन कर लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। और हमें कौन लोग पसंद आते हैं? अरे वही जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं। ये सोशल मीडिया गुरु ठीक यही तो करते हैं। वो दिखाते हैं कि वो भी हमारी ही तरह एक आम इन्वेस्टर हैं। वो आपको कोई स्टॉक नहीं बेच रहे, वो तो खुद को बेच रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई सच में उनकी सलाह खरीद रहा है या बस उस इंसान को खरीद रहा है जो वो होने का दिखावा कर रहा है? ठीक है, तो अब जब हम अपनी कमजोरियों को समझ गए हैं, तो चलिए उन बाहरी ताकतों को देखते हैं जो इनका फायदा उठाती हैं। ये है वो ऑपरेटर्स और मैनिपुलेटर्स जो पूरी भीड़ को कंट्रोल करते हैं। पहला बाहरी हथियार है सोशल प्रूफ। जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। अगर सबके सब एक पेनी स्टॉक खरीद रहे हैं, तो हमें लगता है कि भाई इनको जरूर कुछ पता होगा। यही तो है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का असली इंजन। हम सोचते हैं, यार इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में क्राउड्स विजडम अक्सर क्राउड्स मैडनेस बन जाती है। दूसरा बाहरी हथियार है अथॉरिटी। हम सब बचपन से ही अथॉरिटी फिगर्स की इज्जत करना सीखते हैं। मार्केट में ऑपरेटर्स ठीक इसी का फायदा उठाते हैं। जरा उस टीवी एनालिस्ट के बारे में सोचिए जो महंगे सूट में है और जिसके नाम के आगे चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट जैसा कोई भारी भरकम टाइटल लगा है। हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली मान लेता है कि वो जो कह रहे हैं वो सही ही होगा, भले ही उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी सुनाता हो। याद रखिए, ये अथॉरिटी के सिंबल हैं, एक्सपर्टीज का प्रूफ नहीं। और आखिर में सबसे शक्तिशाली बाहरी हथियार स्कैरसिटी। जो चीजें कम होती हैं वो हमें ज्यादा कीमती लगने लगती हैं, है ना? ये आईपीओ आज बंद हो रहा है, ये स्पेशल ऑफर सिर्फ पहले 100 ग्राहकों के लिए है। ये सब क्या है? स्कैरसिटी हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से को पूरी तरह बाईपास करके सीधे हमारे डर और लालच पर हमला करती है। ये एक इमोशनल अटैक है और ये अनबिलीवेबली इफेक्टिव होता है। तो सवाल ये है कि हम खुद को इन साइकोलॉजिकल हमलों से बचाएं कैसे? जवाब है ज्ञान में, नॉलेज में। अब जब आप दुश्मन की चालों को जान गए हैं, तो आप अपनी ढाल खुद बना सकते हैं। अपने भीतरी जालों से लड़ने के लिए हर फैसले से पहले खुद से सही सवाल पूछने होंगे। जब कोई मुफ्त टिप मिले तो पूछिए, ये गिफ्ट है या एक सेल्स टूल? जब किसी लूजिंग स्टॉक को बेचने में हिचकिचाहट हो तो खुद से ये एक क्रूशल सवाल पूछिए, अगर आज मेरे पास ये पैसा कैश में होता तो क्या मैं ऐसे इसी स्टॉक में इसी प्राइस पर खरीदता? ये एक सवाल कमिटमेंट बायस को तोड़ सकता है। और जब कोई गुरु बहुत पसंद आ रहा हो तो पूछिए, क्या उसका आइडिया पसंद है या सिर्फ वो इंसान? और बाहरी हमलों के लिए जब पूरी भीड़ खरीद रही हो तो पूछिए, क्या वो लोग सच में कुछ ऐसा जानते हैं जो मुझे नहीं पता, या वो भी बस एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं? जब कोई एक्सपर्ट सलाह दे तो पूछिए, क्या ये असली एक्सपर्टीज है या सिर्फ एक महंगा सूट और फैंसी टाइटल? और जब कोई डील लास्ट चांस लगे तो रुक कर पूछिए, क्या ये मौका सच में इतना रेयर है या ये स्कैरसिटी सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है ताकि मैं जल्दबाजी में कोई फैसला ले लूं? देखिए, इन सभी बचावों का जो कोर है ना, वो एक ही एक्शन है, रुकना, एक पॉज लेना। इन हथियारों की ताकत उनकी इमीडिएसी में है। वो हमारे इमोशनल ब्रेन को हाईजैक करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। लेकिन अगर उस ट्रिगर और अपनी प्रतिक्रिया के बीच सिर्फ 1 सेकंड का स्पेस बनाया जा सके, तो कंट्रोल वापस अपने हाथ में आ जाता है और वो 1 सेकंड लाखों के नुकसान से बचा सकता है।
तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, मार्केट में पैसा बनाने के लिए सबसे स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है। एक बहुत मशहूर कहावत है, Civilization advances by extending the number of operations we can perform without thinking about them. ये बात हमारी डेली लाइफ में तो सच है, लेकिन मार्केट में ये घातक है। बाजार वो एक जगह है जहां हमारे मेंटल शॉर्टकट्स हमें बर्बाद करने के रास्ते बन जाते हैं। तो अगली बार जब भी कोई बाय बटन पर क्लिक करने वाला हो तो एक पल को रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये एक सोचा समझा फैसला है या मुझ पर कोई प्रभाव डाल रहा है? क्योंकि प्रभाव के इस महान खेल में या तो आप खिलाड़ी हैं या वो मोहरा जिसे खेला जा रहा है। AAA ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मान थापा।